तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का वो दौर जब दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग-अलग राजवंशों ने राज किया। आज हम न सिर्फ इस पूरी क्रोनोलॉजी और सत्ता के तंत्र को डिकोड करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स भी जानेंगे जिससे ये सारा इतिहास हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इतिहास की तारीखें याद रखना थोड़ा बोरिंग लग सकता है ना? पर मेरे पास एक मास्टर की है। बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। गुल खिले तो सैयद लोधी। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तो से तुगलक और फिर सीधे सैयद और आखिर में लोधी वंश। बस इस एक लाइन से दिल्ली सल्तनत के सत्ता हस्तांतरण का पूरा नक्शा आपके दिमाग में छप जाएगा। तो इस हाई स्टेक्स हिस्टोरिकल रिले रेस में हमारे 6 मेन पड़ाव होंगे। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश और आखिर में पानीपत की पहली लड़ाई, जहां इस पूरे एम्पायर का अंत हुआ। जरा इस भारी कॉन्ट्रास्ट को देखिए। तुगलक वंश ने सबसे लंबा राज किया, पूरे 94 साल, जबकि सबसे कम समय तक सत्ता में रहने वाला खिलजी वंश था, जो सिर्फ 30 साल तक टिक सका। पर मजेदार बात यह है कि सिर्फ इन 3 दशकों में खिलजियों ने इतने एक्सप्लोसिव आर्थिक और सैन्य बदलाव किए कि उनका प्रभाव इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चलिए अब एंटर करते हैं अपने पहले दौर में, यानी गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक चलने वाला ये दौर उन लोगों का था जो सच में कभी गुलाम हुआ करते थे और बाद में सुल्तान बने। पर इनका सत्ता का संघर्ष किसी थ्रिलर से कम नहीं था। इस वंश के सारे शासकों को लाइन से याद रखने के लिए ये ट्रिक बहुत काम आएगी। कुतुब मीनार के आराम में इल्तुत का रजिया मसूद, नासिर बलबन का कैकू कयूमर्स। सुनने में ये थोड़ी लंबी जरूर लग सकती है, पर इस एक सेंटेंस में पूरे गुलाम वंश की क्रोनोलॉजी शामिल है, कुतुबुद्दीन से लेकर कयूमर्स तक। इस वंश के 2 सबसे मेन चेहरों की बात करते हैं। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे उसकी दानदारी की वजह से लाख बख्श कहा जाता था। उसने एक बड़ी स्मार्ट मनोवैज्ञानिक चाल चली। उसने कभी सुल्तान की उपाधि ली ही नहीं, ताकि बाकी तुर्क सरदार बगावत न कर दें। उसने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी और 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए उसकी मौत हो गई। फिर आया इल्तुतमिश, जिसे असली फाउंडर माना जाता है। उसने इक्ता सिस्टम लाया, यानी काम के बदले नकद की जगह जमीन देना। अरबी सिक्के चलाए और सबसे बड़ी बात, 1221 में भारत को चंगेज खान के खतरनाक हमले से बचा लिया। इल्तुतमिश ने 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया था, जिसे तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल कहते थे। ये कुछ आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसा था। पर ट्विस्ट ये था कि आज का बोर्ड सिर्फ सलाह देता है, लेकिन ये चालीसा दल इल्तुतमिश के मरने के बाद एक खतरनाक किंग मेकर माफिया बन गया। कौन अगला सुल्तान बनेगा, ये यही लोग डिसाइड करने लगे। यहाँ से स्टोरी में और ड्रामा आता है। रजिया सुल्तान, जो सच में एक काबिल शासिका बनना चाहती थी, उसने मर्दों वाले कपड़े पहने और एक गैर तुर्क को इम्पोर्टेंट पोजीशन दे दी। ये बात तुर्क सरदारों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और बगावत के चलते 1240 में उसे मार दिया गया। फिर नाजरुद्दीन आया, जिसने राजनीति से दूर रहने का दिखावा करके चुपचाप टोपियां सीकर अपनी लाइफ बचाई। और उसके बाद एंट्री हुई बलबन की, एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर। बलबन ने आते ही इस माफिया यानी चालीसा दल को ही खत्म कर दिया, खुद को जिल्ले इलाही यानी भगवान का रूप बताया और खौफ कायम करने के लिए सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं शुरू की। और अब आता है दूसरा दौर, खिलजी वंश। सिर्फ 30 साल का ये दौर बहुत ही आक्रामक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। वो अपने समय के हिसाब से काफी लिबरल था, पर अफसोस उसके अपने भतीजे ने ही सत्ता के लालच में उसकी हत्या कर दी। इस छोटे से वंश के 3 मेन शासकों को याद रखने के लिए एक और सिंपल ट्रिक। जलाल ने अली को मुबारक किया। जलाल से जलालुद्दीन, अली से अली गुरशास्प, जिसे हम मशहूर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, और आखिर में मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी, इसने खुद को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी डिक्लेयर कर दिया था। इसकी मिलिट्री मशीन किसी जगरनॉट से कम नहीं थी। एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी, जिसे पहली बार कैश में सैलरी मिल रही थी। करप्शन रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रजिस्टर करना शुरू किया। इसी आर्मी के दम पर उसके जनरल मलिक काफूर ने पूरा दक्षिण भारत रौंद डाला, कोहिनूर हीरा हासिल किया और 1303 का वो फेमस चित्तौड़ अभियान भी किया। पर इतनी बड़ी आर्मी को सैलरी कैसे दी जाए?
अलाउद्दीन ने एक बहुत ही क्रूर लेकिन इफेक्टिव पॉलिसी लगाई। उसने मार्केट में हर चीज के प्राइस फिक्स कर दिए, जासूस छोड़ दिए। अगर किसी दुकानदार ने कम तोला तो उसका उतना ही मांस काट लिया जाता था। उसने जमीन नापने का मसाहत सिस्टम लाया और चराई और घरी जैसे नए टैक्स लगाए। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट रूलर के बाद इस वंश का अंत बड़ा अजीब था। आखिरी रूलर मुबारक शाह, जो खुद को खलीफा मानता था और दरबार में औरतों के कपड़े पहनाता था, उसे खुसरो खान ने मार गिराया। खिलजियों के बाद जो वैक्यूम आया उसको भरा तुगलक वंश ने। ये सल्तनत का सबसे लंबा चलने वाला वंश था। फाउंडर गयासुद्दीन ने नहरें बनवाईं। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ उनका एक बड़ा टकराव रहा, जिन्होंने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त। और सच में 1325 में अपने ही बेटे के बनवाए लकड़ी के महल के गिरने से गयासुद्दीन की मौत हो गई। इनके क्रोनोलॉजी की ट्रिक भी बहुत आसान है। गया मोहम्मद फिरोज का नासिर, गयासुद्दीन, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और आखिर में नासिरुद्दीन। बस ये छोटा सा वाक्य और पूरा लंबा दौर याद। अब इस वंश का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये सुल्तान बिल्कुल आज के किसी ओवर एम्बिशियस टेक सीईओ जैसा था। इसने ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जिनके लिए दुनिया रेडी ही नहीं थी। इसकी 5 बड़ी योजनाएं पूरी तरह फेल हो गईं, जैसे अकाल के टाइम टैक्स बढ़ा देना या कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना, जो लॉजिस्टिक्स का एक बुरा सपना बन गया। फिर बिना किसी सिक्योरिटी फीचर के तांबे के सिक्के चला दिए। नतीजा, हर घर में नकली नोट छपने लगे। जब ये सुल्तान मरा तो इतिहासकार बदायूनी ने लिखा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इन सारी गलतियों के बाद जब फिरोज शाह तुगलक पावर में आया तो उसका फोकस सिर्फ डैमेज कंट्रोल और तुष्टीकरण पर था। उसने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया, पर साथ ही वेलफेयर के बहुत काम किए। एक डिपार्टमेंट बनाया दासों के लिए, गरीबों के लिए, यहाँ तक कि एक फ्री हॉस्पिटल भी खोल दिया। उसने हिसार और जौनपुर जैसे करीब 300 नए शहर बसाए और अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली ले आया। तुगलक वंश के आखिरी दौर में एक बहुत बड़ा झटका लगा। 1398 में तैमूर लंग का खौफनाक हमला हुआ। तबाही ऐसी थी कि सुल्तान का राज सिकोड़कर बस दिल्ली से पालम तक रह गया। यहीं से शुरुआत होती है एक ट्रांजिशनल पीरियड की, जिसे हम सैयद वंश कहते हैं। तैमूर तो लूटपाट करके चला गया और अपने पीछे खिज्र खान को छोड़ गया। खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव रखी, पर कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। खुद को रैयत ए आला कहलाया। इस वंश में सबसे हैरानी की बात इसके आखिरी रूलर आलम शाह की है। हर वक्त पीठ में खंजर घोंपे जाने के मनोवैज्ञानिक दबाव से वो इतना तंग आ चुका था कि उसने अपनी मर्जी से सत्ता छोड़ी और शांति से रिटायरमेंट लेकर बदायूं चला गया, एकदम वॉलंटरी रिटायरमेंट। आलम शाह के इस संन्यास का सीधा फायदा मिला बहलोल लोधी को, और यहीं से सल्तनत का आखिरी चैप्टर शुरू होता है, लोधी वंश। ये पहला अफगान वंश था जो अपने साथ एक बिल्कुल अलग कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आया था। अब तक क्या था, पिछले राजवंशों में सुल्तान खुद को भगवान का रूप मानते थे, एकदम एब्सोल्यूट पावर। पर अफगान कल्चर में ऐसा नहीं था। वहाँ कंसेप्ट था फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी सरदारों में प्रथम। बहलोल लोधी अपने सरदारों के सम्मान में खड़ा हो जाता था, उन्हें मकसद-ए-अली बुलाता था। ये मैनेजमेंट स्टाइल एकदम अलग था। इस आखिरी राजवंश को याद रखने की हमारी आखिरी ट्रिक है, बहलोल का सिकंदर इब्राहिम, यानी पहले बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी और लास्ट में इब्राहिम लोधी, बस, और दिल्ली सल्तनत का सफर पूरा। इसमें सिकंदर लोधी के पर्सनालिटी समझना बहुत रोचक है। वो एकदम विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ उसने 1504 में आगरा बसाया, जमीन नापने के लिए 30 इंच का गजे सिकंदरी पैमाना बनाया और फारसी में गुलरूखी नाम से बड़ी प्यारी कविताएं लिखता था। पर दूसरी तरफ वो धार्मिक रूप से इतना कट्टर था कि उसने मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी और मुस्लिम महिलाओं के मज़ारों पर जाने पर बैन लगा दिया। और आखिरकार हम उस डिसाइडिंग पॉइंट पर आते हैं, 21 अप्रैल 1526, पानीपत का पहला युद्ध। एक तरफ इब्राहिम लोधी अपनी 1 लाख की विशाल सेना और हाथियों के साथ था, पर अपने घमंड की वजह से वो अपनों को ही दुश्मन बना चुका था। दूसरी तरफ था बाबर, जिसके पास गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी थी, तोपखाना और तुलगुमा युद्ध पद्धति। तोपों की आवाज से इब्राहिम की ही हाथी पगला गए और अपनी ही सेना को कुचल दिया, और इब्राहिम लोधी पूरे 320 साल की हिस्ट्री में युद्ध भूमि में मारा जाने वाला इकलौता सुल्तान बना। तो
इन 5 राजवंशों और 320 साल के इतिहास को खंगालने के बाद एक बहुत गहरा सवाल उठता है। इतिहास शासकों को कैसे जज करता है? उनके इरादों से या उनके कामों के रिजल्ट से? मोहम्मद बिन तुगलक की फ्यूचरिस्टिक योजनाएं या अलादीन खिलजी की क्रूर लेकिन सक्सेसफुल नीतियां? असली मापदंड क्या है? सच में ये सोचने वाली बात है। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।